अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आम तीन खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर। आपसे दरख्वास्त कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, क्योंकि 32 लाख सब्सक्राइबर्स के लिए अब हम बड़ी तेज़ी से तगोदौ कर रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी मदद से ये टारगेट भी अचीव हो जाएगा। मेरे ख्याल में तकरीबन अब कोई 7-8 हज़ार सब्सक्राइबर्स जो जी हाँ 7 हज़ार सब्सक्राइबर्स जो हैं वो हम दूर हैं। इंशाल्लाह ये नंबर जो है वो जल्द अचीव होगा। तो आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, एक दफ़ा चेक कर लीजिए एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि आप हमारे साथ जो है वो जुड़ सकें। और उसके बाद बेल आइकन, सबसे इंपॉर्टेंट बात, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी जो है वो मिल सकें। अच्छा जी, ईरान अमेरिका का जो मामला है जनाब, वो एक जगह हर गुजरते दिन के साथ सीरियस होता जा रहा है। हम आपको पिछले 2-3 वीलॉग्स में इसके बारे में बता भी चुके हैं, लेकिन अब ये मामला जो है वो और भी ज़्यादा मेरी नज़र में सीरियस होता जा रहा है, क्योंकि अब लग ये रहा है कि ईरान और सऊदी अरब भी जो है वो बिल्कुल आमने सामने आके खड़े हो गए हैं। लेकिन इसका जो बैटल ग्राउंड है वो ना ईरान है ना सऊदी अरब है, बल्कि वो यमन है। और यमन के अंदर एक वाकया ऐसा पेश आया है जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि दोनों साइड जो हैं वो बिल्कुल आमने सामने आ गई हैं। हुआ ये है कि यमन का बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा है सना, वहाँ पे सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ पे बेसिकली जो हुतीज़ हैं, जो कि बेसिकली ईरान बैक्ड हैं, उन्होंने इसको कंट्रोल किया हुआ है, वो उनके कंट्रोल में है। वहाँ पे हुतीज़ का जो एक डेलीगेशन था जो कि ईरानी जहाज़ के अंदर आ रहा था, लैंड करने वाला था एयरपोर्ट के ऊपर, उसके ऊपर हमला किया गया। अब जो हुतीज़ हैं वो ये कहते हैं कि जनाब ये हमला जो है सऊदी अरब ने किया है, जबकि एक्चुअली यमन की जो मौजूदा हुकूमत है वो सऊदी अरब बैक्ड है, सऊदी अरब उसे सपोर्ट करता है। हुतीज़ को ईरानी सपोर्ट करते हैं, यमन की जो मौजूदा हुकूमत है उसे सऊदी अरब सपोर्ट करता है। वो जहाज़ हुतीज़ के डेलीगेशन को लेकर जब यमन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड कर रहा था, तो उस वक्त जो है एयरपोर्ट के ऊपर हमला किया गया। और यमन की जो हुकूमत है वो ये कहती है कि ये हमला हमने किया है, लेकिन हुतीज़ ये कहते हैं ये हमला जो है वो एक्चुअली सऊदी अरब ने किया है। अब इसकी वजह से पहले ही एक टेंशन तो थी दोनों मुल्कों के दरमियान, सऊदीज़ और ईरानियों के दरमियान, अब से नहीं कई सालों से जो है ये टेंशन मौजूद है। लेकिन इस वाक़े के बाद जो है वो ये टेंशन और भी ज़्यादा बढ़ गई, चूँकि हुसी जो है वो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये डायरेक्ट अटैक जो है वो सऊदी अरब ने हमारे इस खित्ते के ऊपर, हमारे इस हिस्से के ऊपर जो है वो किया है। इसकी वजह से अब एक लड़ाई जो है वो एक डिफरेंट स्टेज के ऊपर जो है वो सामने आ रही है। ये डेवलपमेंट अभी बिल्कुल चूँकि रीसेंट है, आई डोंट नो इसके आगे चल के आने वाले चंद घंटों के अंदर या चंद दिनों के अंदर जो है इसके असरात क्या होंगे, लेकिन ये एक नया कॉन्फ्लिक्ट है जो अब सर उठाना शुरू हो चुका है। इसके अलावा ईरान के जनूबी साहिली शहर बंदर अब्बास और जजीरा क़श्म के अतराफ एक बार फिर ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें जो है वो सुनी गई, जिसके बाद खित्ते में कशीदगी जो है वो भी और ज़्यादा बढ़ गई है। इसके साथ साथ ये बताया गया है कि फारस न्यूज़ एजेंसी ने कहा है कि अमरीकी प्रोजेक्टाइल ने आबादान में 3 पॉइंट्स को जो है वो निशाना बनाया है। खुज़िस्तान के डिप्टी गवर्नर के मुताबिक आज दोपहर 1:45 पर आबादान काउंटी के 3 मकामात को दुश्मन के अमरीकी मिसाइलों से निशाना बनाया गया। इस हमले में अब तक 2 अफराद शहीद और 3 जख्मी हो चुके हैं। दूसरी जानब अमरीकी हुकाम की जानिब से इन ताज़ा धमाकों या ईरानी इल्ज़ामात पर फौरी तौर पर कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल फ़िलहाल सामने नहीं आया है। दूसरी जानब इस सारे मामले के अंदर जो तर्जुमान है ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई, उन्होंने जनाब ये कहा है कि कोई शक नहीं कि इस्लामाबाद MOU जो है वो अब ख़त्म हो गया है। यानी कि जो मफाहमती याददाश्त थी जो ईरान और अमेरिका के दरमियान बनाई गई थी इस्लामाबाद के हवाले से, उनके बकौल जनाब इसको जो है अब आप बिल्कुल ख़त्म ही समझिए, कि क्योंकि ज़ाहिर बात है डोनाल्ड ट्रंप भी ये ख़ुद अपने मुँह से कह चुके हैं कि जो सीज़ फायर है उसे अब आप ख़त्म ही समझिए। उन्होंने ये कह दिया ख़त्म समझिए, इन्होंने कहा है जनाब इस्लामाबाद MOU जो है वो आप इसे भी अब ख़त्म ही समझिए। दूसरी जानिब अमरीकी सेंटकॉम की जानिब से जो है वो ट्वीट किया गया। उन्होंने कहा है कि जी 12 जुलाई को ईरान के खिलाफ नए जारियाना हमलों की एक लहर मुकम्मल की गई है, जिसमें मुतादिद मकामात पर दर्जनों अहदाफ को इंतहाई दुरुस्त हथियारों के जरिए निशाना बनाया गया, ताकि आपने हुर्मुज़ से गुजरने वाली बैनुल अक़वामी बहरी आमदोरफ्त पर हमले जारी रखने की ईरान की सलाहियत को कमज़ोर किया जा सके। सेंटकॉम की अफवाज ने ईरानी फ़ौज के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, साहिली रेडार मराकज़, मिसाइल और ड्रोन सलाहियतों पर, छोटी कश्तियों को अमरीकी जंगी तैयारों, बहरी जहाज़ों, यकतरफ़ा हमला और फ़िज़ाई ड्रोन्स और पहली मरतबा यकतरफ़ा हमला और समुद्री ड्रोन्स के जरिए जो है वो निशाना बनाया। अब ये जो समुद्री ड्रोन्स हैं, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग खबर है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। BBC ने ये रिपोर्ट किया है कि अमरीकी फ़ौज ने इस मरतबा ईरान के ऊपर जो अटैक्स किए हैं उसमें पहली बार वन वे अटैक सी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है, यानी समंदर में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन्स।
इस्तेमाल ये बगैर अमले के चलने वाले समुद्री ड्रोन्स हैं और जिन्हें किसी हदफ को निशाना बनाने के बाद तबाह होने वाले मिशन के लिए तैयार किया जाता है। अगरचा सेंटकॉम ने ईरान में इस्तेमाल किए गए सी ड्रोन्स का नाम या मॉडल नहीं बताया, ताहम अमरीकी बहरिया के पास मौजूद ऐसे निज़ामों में कॉर्सेयर एक नुमाया मिसाल है। ये इस ड्रोन का नाम है कॉर्सेयर। ये बगैर अमले वाली कश्ती के जरिए इमदादी कार्रवाइयों की उन पहली मिसालों में शामिल था जिनकी तफसीलात अवामी तौर पर सामने आई हैं। टेक्सास में कायम बहरी ड्रोन साज कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक उसका तैयार करदा कॉर्सेयर ड्रोन 24 फुट लंबा है, 40 मील फी घंटे की रफ्तार से सफर कर सकता है और 450 किलोग्राम वजन ले जाने की सलाहियत रखता है। बाय द वे, इसी तरह की कश्ती या ड्रोन जो है, या कश्ती मेरे ख्याल में वो ईरान के पास भी है और ईरान भी जो है वो इनका इस्तेमाल कर चुका है। तो अब अमेरिका भी जो है वो इस आबना हुर्मुज़ के इस इलाके के अंदर जो है वो इन सी ड्रोन्स का इस्तेमाल करना शुरू कर रहा है। दूसरी जानिब ईरान ने अपनी फ़िज़ाई हदूद में एक अमरीकी ड्रोन गिराने का दावा किया है। ईरान ने बहरीन, उर्दन और कुवैत में अमरीकी फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का भी दावा किया है। ताहम गुज़िश्ता रोज़ से अब तक मशरिक़ वस्ता के 6 ममालिक निशाना बनाए जाने की इतलात दे चुके हैं, जिनमें कतर, ओमान और मुत्तहिदा अरब अमारात शामिल है। ये मैंने आपको बात कल बताई थी, पहले 3 थे ममालिक, अब ये 6 हो चुके हैं। ईरानी पाकिस्तान इनकलाब ने ताज़ा बयान में कहा है कि उसने अमरीका के तहादी मुल्क उर्दन में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और ड्रोन हैंगर्स तबाह कर दिए हैं और कुवैत में एक अमरीकी रेडार साइट के साथ साथ रॉकेट लॉन्चर निज़ाम को भी जो है वो निशाना बनाया है। उसका यह भी कहना था कि उसने ओमान में अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ों की मामलत करने वाले प्लेटफॉर्म्स पर हमला किया है और कतर में लड़ाका तैयारों की देखभाल के कमांड सेंटर को जो है वो तबाह किया है। कतर के मुताबिक वो अब सालसी का किरदार अदा नहीं करेगा। उसने कहा कि गिरते हुए धाती टुकड़ों से एक बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी हुए हैं। कतर ने कहा कि इस हमले की मुकम्मल कानूनी जिम्मेदारी ईरान के ऊपर आयद होती है। तो एक साजिश जो है वो तो अब आप समझ लीजिए कि वो बीच में से इक्वेशन में से कम अपने आप को निकाल चुका है। पहले ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी का किरदार पाकिस्तान और कतर दोनों ने मिलकर बर्गनस्टॉक का वो जो रिजॉर्ट था वहाँ पे दोनों ममालिक वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन अब कतर जो है वो अपने आप को इसमें से पुल आउट करना चाह रहा है। दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब अमारात ने कहा था कि उसने अपनी सरहदों से बाहर मिसाइल खतरे की निशानदेही की है, जबकि बहरीन ने कहा है कि उसने ईरान के कई फ़िज़ाई हमलों को नाकाम भी बनाया है। इसके अलावा सेटेलाइट तस्वीर कुछ बहरीन की सामने आई हैं जिसमें अमरीकी 5th फ्लीट सपोर्ट एरिया के अंदर एक गोदाम को पहुंचने वाले नुकसान की जो है वो तस्दीक होती है। ये खलीज में इसके अहम तरीन बहरी मरकज़ में अमरीकी लॉजिस्टिक्स पर बराह रास्त असर है। अब ये जो बहरीन में ये जो अटैक हुआ है, कुछ सोर्सेज ये कहते हैं कि जनाब वहाँ पे कोई इतनी ज़्यादा अब फोर्सेस वहाँ पे मौजूद नहीं थी, काफ़ी हद तक जो है उसको ऑलरेडी विकेट कर लिया गया था, लेकिन कुछ ज़रा ये कह रहे हैं कि नहीं, अभी भी अमेरिकन एसेट्स जो हैं वो इस बेस के ऊपर वहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा एक और खबर जो फाइनेंशियल टाइम्स ने बेसिकली दी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं ज़रा पढ़ के आपको सुनाना चाहूँगा। ईरान बेट्स ट्रंप विल ब्लिंक फर्स्ट, कि जी ईरान ये समझता है कि सबसे पहले जो है वो डोनाल्ड ट्रंप अपना जो है वो सर झुकाएंगे। खबर क्या है? खबर में कहते हैं जी अमेरिका के साथ एक हफ्ते तक बढ़ती हुई झड़पों के बाद ईरान ने एक नहायत अहम और पुरखतर कदम उठाते हुए वो इकदाम किया जिसे वो अपना सबसे मौसर हरबा समझता है। उसने ऐलान किया कि उसने अपने हुर्मुज़ को बंद कर दिया है ताकि डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव डाला जा सके, उन्हें अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने पर मजबूर किया जाए और ईरान इस अहम आबी गुजरगाह पर अपना असर रसूख बरकरार रख सके। मशरिक़ वस्ता की माहिर सनम वकील के मुताबिक वो एक बड़ा ख़तरा ले रहे हैं। उनका मकसद अपनी बका को यकीनी बनाना और अपने समझे जाने वाले असर रसूख को कम होने से बचाना है। उन्हें महसूस होता है कि जिंदा रहने के लिए उन्हें यही करना होगा। लॉयड लिस्ट इंटेलिजेंस के मुताबिक मफामती याददाश्त के बाद से अब तक 570 से ज़्यादा जहाज़ आबना हुर्मुज़ से गुजर चुके हैं, जिनमें तकरीबन 3/4 खलीज से बाहर जाने वाले थे। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनाई के फौजी मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा है कि आबना हुर्मुज़ जिसे तेहरान माजी में बंद रखने की धमकियां देता रहता था लेकिन जंग से पहले कभी बंद नहीं किया, इस्लामी जमहूरिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक दिफाई क़ुव्वत का किरदार अदा करती है। उन्होंने कहा कि ईरान अपनी दिफाई सलाहियतों और कौमी ताकत पर भरोसा करते हुए मुल्क के मफादात और सलामती का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। मामले से बाखबर एक जरिए के मुताबिक फ़िलहाल मुज़ाकरात का कोई नया दौर तय नहीं हुआ। गुज़िश्ता माह मफामती याददाश्त पर दस्तखत के बाद तवक्को थी कि दोनों फरीक हतमी तस्वीर बशमूल जौहरी मुआहदे पर बातचीत करेंगे। मशरिक़ वस्ता की माहिर के मुताबिक अगरचा ईरान अभी मुकम्मल जंग की तरफ वापस नहीं गया, लेकिन मौजूदा झड़पें किसी भी वक्त काबू से बाहर हो सकती हैं और ये जाहिर करती हैं कि मौजूदा ईरानी क़यादत पहले के मुकाबले में ख़तरात मोल लेने से कम हिचकिचाती है। उन्होंने कहा ये एक नई हुकूमत है जो अपनी बका की जंग लड़ रही है। अली ख़ामनेई निस्बतन पुरएतमाद थे, उन्होंने अपनी ताकत मुस्तहकम कर ली थी और वो अपने फैसलों में तवाज़ुन रखते थे। मौजूदा क़यादत अभी आजमूदा नहीं है। उन्होंने मज़ीद कहा यह पुराना ईरान नहीं बल्कि एक नया ईरान है। नया पाकिस्तान तो यहाँ नहीं बन सका, लेकिन वहाँ पर नया ईरान जो है वो बन गया है।
इसके अलावा मैंने आपको कल के वीलॉग के अंदर ही आपको बात कही थी कि जनाब जो सूरत हाल चल रही है, मेरी फीलिंग है कि इसके बाद स्टॉक मार्केट्स, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो हैं ये बढ़ना शुरू हो जाएंगी। और वही हुआ है कि तेल की कीमतों के अंदर इंटरनेशनली 4% से ज़्यादा का इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। फ़ी बैरल तेल की कीमत जो है वो $79.11 फ़ी बैरल के ऊपर पहुंच गई, यानी कि $79 फ़ी बैरल तक जो है अब ये पहुंच गई है। और इसी तरह पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है वो आज तकरीबन उसमें 250 पॉइंट्स की जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई, जो कि एक बड़ी कमी है। जो लो उसने लगाया वो 179,448 का जो है उसने लो लगाया। उसके बाद तकरीबन रफली को 500 पॉइंट्स का उसमें दोबारा इजाफा ज़रूर हुआ, लेकिन ओवरऑल मार्केट जो है उसमें तकरीबन 2314 पॉइंट्स की जो है वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर भी जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा एक और खबर के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने जनाब सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो बयान जारी किया और उन्होंने कहा है कि जी उनके जो अप्रूवल रेटिंग्स हैं वो 59% के ऊपर आ गई। ये खुद ही बैठ के उन्होंने पता नहीं सोर्स नहीं बताई कि कहाँ पे 59% की अप्रूवल रेटिंग्स उनकी आ गई हैं। और उन्होंने कहा कि जी इसकी वजह यह भी है कि पूरी दुनिया के अंदर तेल की और गैस की कीमतें जो हैं वो कम हो रही हैं, जबकि मैं आपको अभी भी बता के हटाऊँ कि दोबारा जो है वो कीमतें ऊपर बढ़ना शुरू हो चुकी हैं। दूसरी जानिब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो 2 रोज़ा सरकारी दौरे के ऊपर जो है वो तुर्किया पहुंच गए हैं, जहां उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि दौरे के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तुर्किया की अस्करी और सियासी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे, जिनमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल भी जो है वो किया जाएगा। इसके अलावा बलूचिस्तान में फोर्सेस का जो एक ऑपरेशन जारी है, ऑपरेशन शाबान, उसके अंदर जनाब मजीद 5 दहशतगर्दों को जो है वो जहन्नुम वासिल किया गया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फ़ौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन शाबान में फितनतुल खारिज के खिलाफ इलाके में मौसर कार्रवाइयाँ जारी और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से खारजियों को हवाई और ज़मीनी कार्रवाइयों में निशाना बनाया जा रहा है। मजीद 5 खारजियों को जहन्नुम वासिल किया गया है, जिसके बाद ऑपरेशन शाबान में जहन्नुम वासिल होने वाले दहशतगर्दों की मजमूई तादाद अब 76 हो गई है और 5 जुलाई से लेकर अब तक जो मारे जाने वाले दहशतगर्द हैं उनकी तादाद 114 हो चुकी है। इसके अलावा विफाकी आईनी अदालत ने जनाब नस्ला टावर के बाद पीर सोहा में मुनाल रेस्टोरेंट गिराने का फैसला जो है वो कलअदम करार दे दिया है। विफाकी आईनी अदालत ने पीर सोहा में वाक़ मुनाल रेस्टोरेंट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए CD और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इस्लामाबाद की अपीलें मंजूर की, जबकि इस मामले में जारी हुक्म इम्तना जो स्टे ऑर्डर था वो भी अब ख़त्म कर दिया है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी की सरबराही में समाअत के दौरान अदालत ने करार दिया कि मुनाल रेस्टोरेंट की मिल्कियत से मुतालिक तनाज़े का फैसला मुतल्लिका ट्रायल कोर्ट्स करेंगे और वो इस फैसले में दी गई अदालती ऑब्जर्वेशन से मुतासिर हुए बगैर आज़ादाना तौर पर फैसला करने के पाबंद होंगे। विफाकी आईनी अदालत ने ट्रायल कोर्ट्स को हिदायत की कि वो ज़ेर इल्तवा मुकदमात का जल्द अज जल्द फैसला करें, जबकि इंतजामी मामलात से मुतालिक फैसले मुतल्लिका रेगुलेटरी इदारे करेंगे। समाअत के दौरान जज साहब ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कई अहम निकात को मद्देनजर नहीं रखा गया। केस दायर करने या नजरसानी दरख्वास्त दायर करने पर भी अदालत ने भरमी का इजहार किया था, जबकि फैसले में जो कुछ लिखा गया जिसका फसाने में जिक्र ही नहीं था। जज साहब ने कहा कि हमने जज्बाती फैसला नहीं करना बल्कि कानून के मुताबिक फैसला करेंगे और मुकदमे का तफसीली जायजा जो है वो लिया जाएगा। इसके साथ साथ जनाब एक और खबर जो अंसार अब्बासी साहब ने दी है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, और वो ये है कि कौमी एहतसाब ब्यूरो के कानून में बज़ाहिर एक तकनीकी नौयत की, उनकी खबर ये कहती है कि एक तकनीकी नौयत की हालिया तरमीम ने खामोशी से एहतसाब मुकदमात में आखिरी अपील का जो फॉर्म है वो तब्दील कर दिया है और इसके बाद इमरान खान साहब के केसेस के ऊपर इसके बड़े दूररस असरात जो हैं वो हो सकते हैं। खबर के मुताबिक कौमी एहतसाब ब्यूरो एक्ट 2026 के जरिए कानून में नई दफ़ा 32A शामिल की गई है, जिसके तहत नए मुकदमात में हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ दूसरी अपील का फॉर्म 9 कायम शुदा विफाकी आईनी अदालत होगी। पहले जारी बात है हाई कोर्ट से जो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता था, लेकिन अब अगर अपील होगी तो विफाकी आईनी अदालत की जानिब जो है वो ये अपील जाएगी। PTI की क़यादत इस बात से बखूबी आगाह है कि ना सिर्फ 190 मिलियन पाउंड केस बल्कि नैब के दायरा इख्तियार में आने वाला इमरान खान के खिलाफ कोई भी मुकदमा बिलाखिर विफाकी आईनी अदालत में ही जाएगा। इस तरमीम का मतलब यह है कि अगर इमरान खान को किसी भी नैब रेफरेंस बशमूल 190 मिलियन पाउंड केस में हाई कोर्ट सजा अपनी बरकरार रखती है तो उनकी आखिरी कानूनी अपील सुप्रीम कोर्ट के बजाय विफाकी आईनी अदालत में जो है वो सुनी जाएगी। इसके साथ साथ एक आज आर्टिकल जो है वो छपा है डॉन में अथर मिनल्ला साहब का, साबिक जज साहब, उनका टाइटल है व्हाई देयर इज़ नो लॉयर्स मूवमेंट टुडे। कि जनाब आप जेन में रखिए कि अथर मिनल्ला साहब जो हैं वो एक ज़माने में इफ्तिखार चौधरी साहब जो साबिक चीफ जस्टिस थे उनकी जो लॉयर मूवमेंट थी उनके तर्जुमान की हैसियत से भी बड़ा उन्होंने एक फ़ाल और अहम किरदार उस वक्त अदा किया था।
तो उन्होंने ये लिखा है कि आज इस किस्म की तहरीक जो है वो क्यों नहीं है। तो लिखते हैं कि साल 2007 था 2009 की वकला तहरीक को पाकिस्तान की तारीख में शहरी मज़ामत और अवामी सियासत बेदारी की अहम तरीन तहरीकों में शुमार किया जा सकता है। आज का पाकिस्तान 2007 से 2009 के पाकिस्तान से बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ है। सबसे नुमाया फ़र्क मीडिया के मंजरनामे में आया है। वकला तहरीक के दौरान निजी टीवी चैनल्स इख्तलाफी आवाज़ों को भरपूर अंदाज में अवाम तक पहुँचाते थे। यही चैनल एक हाजिर सर्विस फौजी हुक्मरान के खिलाफ तवील तगारी नशर करते थे और हुकूमत मुखालिफ एहतजाज की मुसलसल कवरेज फराहम करते थे, मगर आज आम तासुर यह है कि उनकी आज़ादी का दायरा पहले के मुकाबले में बहुत महदूद हो चुका है। सो पहला पॉइंट जो अतर मिन्ना साहब दे रहे हैं वो ये है कि जनाब मीडिया चूँकि आज़ाद नहीं है, मीडिया चूँकि वो तकरीरें नहीं दिखा सकता, इसलिए लॉयर मूवमेंट जो है वो नहीं चल रही। पॉइंट नंबर 1। उन्होंने कहा बार एसोसिएशन में जो इत्तेहाद कभी नुमाया था वो अब दिखाई नहीं देता। ये इनका पॉइंट नंबर 2 है। गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दौरान इस्टेब्लिशमेंट को मुख्तलिफ इदारों और बिलखुसूस कानूनी शोबे के बाद हल्कों में अपना असर और रसूख बढ़ाने के साथ के भी ज़्यादा मौके मिले। शायद सबसे अहम तब्दीली खुद बार्स के अंदर रूनुमा हुई। ये कोई राज नहीं कि बहुत से वकला निजी महफिलों में मौजूद सूरत हाल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं। इस तनाजुर में ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा जैसे वकला से मुतल्लिक़ मुकदमात का अक्सर हवाला दिया जाता है। नुमाइंदा कानूनी इदारों की खामोशी आज के हालात और वकला तहरीक के दौर में दिखाई देने वाली इज्तिमाई जद्दोजहद के दरमियान वाज़ेह फ़र्क को नुमाया करती है। एक और शायद ज़्यादा तल्ख़ हकीकत ये पॉइंट नंबर 2 था कि जनाब बार्स जो है वो सही तरह काम नहीं कर रही। एक और शायद ज़्यादा तल्ख़ हकीकत यह भी है कि आज अवाम जजों और वकला पर पहले जैसा एतमाद करने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं। वकला तहरीक सिर्फ इसलिए कामयाब नहीं हुई कि वकला ने एहतजाज किया या जज बहाल हुए, बल्कि इसलिए कि उसने अदलिया की आज़ादी जैसे कानूनी और नज़रियाती मसले को एक ऐसी कौमी दास्तान में बदल दिया जिससे लाखों पाकिस्तानी खुद को वाबस्ता महसूस करते थे। आज ये हकीकत वसी पैमाने पर तस्लीम की जा रही है कि जिन सियासी रहनुमाओं ने आइन के तहफ़्फ़ुज़, दिफा और पासदारी का हल्फ उठाया था, वो अब खुद आइन के बजाय एक हाइब्रिड निज़ाम के तहत हुकूमत करने पर खुलेआम फ़ख्र का इजहार करते हैं। इसीलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी सियासी क़यादत पर आयद होती है, क्योंकि उसने अपनी मर्जी से कौम की क़यादत का फरीज़ा कबूल किया है। आज पाकिस्तान को किसी नए वकला तहरीक की ज़रूरत नहीं, बल्कि उस इज्तिमाई जज्बे की ज़रूरत है जिसने कभी सियासी रहनुमाओं, जजों, वकला, सहाफ़ियों, मीडिया, सिविल सोसाइटी और आम शहरियों को एक मकसद पर मुतहद कर दिया था। मुल्क को ऐसे तहरीक दरकार है जो रियासत को हर शहरी के लिए एक माँ जैसा मुहाफ़िज़ बनाए, अशराफिया की गिरफ्त को तोड़े, आइन की बालादस्ती बहाल करे और इस बात को यकीनी बनाए कि मुल्क पर सिर्फ अवाम की मर्जी में हुक्मरानी करे। मेरा सिर्फ पॉइंट नंबर 1 के साथ जो है इख्तिलाफ है। बाकी पॉइंट मैं साबिक जज साहब के पॉइंट से इसलिए उस पर कॉमेंट नहीं करूँगा क्योंकि वो खुद लॉयर्स कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो बेहतर कॉमेंट कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मीडिया का ताल्लुक है, टाइम्स हैव चेंज नाउ। अतर मिल्ला साहब से यहाँ इख्तिलाफ इस बात का है कि टाइम्स हैव चेंज नाउ। 2007 से लेकर 2009 तक ना सोशल मीडिया नहीं था, ना यूट्यूब था, ना कुछ लाइव जो है वो दिखाया जा सकता था। आज एक बहुत बड़ी फोर्स है यूट्यूब की, फेसबुक की और लाइव नशरियात दिखाने की। सो ये कह देना कि क्योंकि मेन स्ट्रीम नहीं दिखा रहा, मेन स्ट्रीम बेशक बहुत सी चीज़ें ना दिखाए, लेकिन सोशल मीडिया जो है ना फिर भी बहुत सी चीज़ें दिखा देता है। लेकिन अगर ऑन ग्राउंड कुछ है ही नहीं तो फिर उसका क्या किया जा सकता है? अब एक फेक किस्म की तहरीक तो नहीं चलाई जा सकती ना, अगर मौजूद ही नहीं है। अगर होगी तो मीडिया दिखाएगा, सोशल मीडिया दिखाएगा। सो आई थिंक ये वाला पॉइंट जो है ज़रा वीक है। बाकी पॉइंट्स जो हैं फिर भी चले, मैं अतर मिल्ला साहब की बात से जो है मैं अग्री करता हूँ। और नाज़रीन, यहाँ पर एक और बड़ी अहम खबर है जिसके बारे में ज़रा बात करना चाहेंगे, और वो उसका ताल्लुक है अमेरिका में एक अहम केस है जिसे मैं डिस्कस करना चाहूँगा। आज अमेरिका से एक बड़ी अहम लीगल डेवलपमेंट सामने आई है और इस पर मुझे लगता है कि पाकिस्तान में भी बात होनी चाहिए। पिछले 1 साल से पाकिस्तान में एक नैरेटिव चल रहा था कि साबका एफिनिटी और टीआरजी एग्जेक्टिव्स ज़िया चिश्ती का नाम जो है वो साफ हो गया है केसेस के अंदर। खुद ज़िया चिश्ती साहब ने बार बार द टेलीग्राफ के सेटलमेंट और अपॉलॉजी का हवाला देते हुए तासुर दिए कि उन पर लगाए गए जो इल्ज़ामात थे वो गलत थे और उनका नाम जो है वो अब क्लियर हो गया है। लेकिन इस हफ्ते अमेरिका की फेडरल अपील्स कोर्ट ने एक फैसला दिया है जो हमें ये मौका देता है कि हम इस नैरेटिव को असल यूएस लीगल रिकॉर्ड के साथ कंपेयर करें, और जब आप दोनों को साइड बाय साइड देखते हैं तो तस्वीर जो है वो काफ़ी मुख्तलिफ नज़र आती है। देखते हैं कि एक्चुअली असल में 2017 में हुआ क्या था। 2017 में बेसिकली, क्योंकि ये पीछे से आपको जो है इसे पता होना चाहिए कि बैकग्राउंड में कहानी है क्या। 2017 में एफिनिटी की एक यंग एम्प्लॉय थी टटियाना स्पॉटिसवुड। उन्होंने ज़िया चिश्ती साहब के ऊपर जो है वो जिनसी हरासानी, असॉल्ट और बैटरी के जो है वो इल्ज़ामात लगाए थे। यानी तकरीबन 18 महीने की उसके बाद जो है वो प्रोसीडिंग्स हुई थी। केस जो है तकरीबन 18 महीने जो है वो चलता रहा था। 2019 में अमेरिकन आर्बिट्रेशन एसोसिएशन के आर्बिट्रेटर ने ज़िया चिश्ती साहब के खिलाफ जो है वो फैसला दिया। अवार्ड में उन्हें लाइबल करार दिया गया और टटियाना
स्पॉटरस्पोर्ट के हक में जो है वो तकरीबन $5 मिलियन यानी तकरीबन $50 लाख, ये रफ अमाउंट है, उसका अवार्ड जो है वो दिया गया। ज़िया चिश्ती ने ये अवार्ड अदा किया, लेकिन इस फैसले के खिलाफ उन्होंने अपील नहीं की। 2021 में यूएस कांग्रेस वर्क प्लेस सेक्शुअल हरासमेंट और सेक्शुअल असॉल्ट के केसेस में फोर्स आर्बिट्रेशन करने के लिए एक बाय पार्टिसन बिल के ऊपर जो है वो उस वक्त वो काम कर रही थी। इस सिलसिले में कांग्रेस ने ततियाना स्पोर्ट्सवुड को विटनेस के तौर पे यानी गवाह के तौर पे जो है वो बुलाया और उन्होंने ओथ के देते हुए अपनी टेस्टिमनी जो है वहां पे रिकॉर्ड कराई, यानी अपनी गवाही जो है वहां पे उन्होंने रिकॉर्ड कराई। एक साल के बाद 2022 में हाउस जुडिशरी कमेटी ने आर्बिट्रेशन अवार्ड को कांग्रेशनल रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया। उसके बाद ज़िया चिश्ती साहब ने अमेरिका में $500 मिलियन का एक डेफेमेशन लॉ सूट जो है वो फाइल किया। सिर्फ ततियाना पर नहीं बल्कि उनके लॉयर्स को भी जो है उन्होंने इस केस के अंदर नॉमिनेट किया और कोर्ट रिकॉर्ड के मुताबिक आर्बिट्रेशन अवार्ड को ख़त्म या अनडू करने की जो है वो दरख्वास्त की गई। 2024 में फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ये केस डिसमिस कर दिया। जज ने लिखा कि ये लॉ सूट था और उसके अंदर खास तौर पे ये लाइन जो है उसके अंदर लिखी गई, अ नॉट सो थिनली वेल्ड अटेम्प्ट टू अनडू द आउटकम ऑफ एन आर्बिट्रेशन, कि जनाब ये बेसिकली ये केस जो है ये कोशिश थी कि माजी के अंदर जो फैसला दिया गया है उसे किसी तरह अनडू कर दिया जाए, उसे जो है उस फैसले को ख़त्म कर दिया जाए। ये कमेंट जो है वो जज की जानिब से दिया गया, यानी जज के अल्फाज में असल आर्बिट्रेशन का रिजल्ट बदलने की एक कोशिश थी। फिर ज़िया चिश्ती साहब ने इसकी अपील की, लॉयर्स ने आर्गूमेंट्स दिए, 3 जजेस ने केस सुना और 7 जुलाई 2026 को यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स ने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला जो है वो बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि ततियाना की कांग्रेशनल टेस्टिमनी लीगल प्रोटेक्शन के अंदर आती है और ज़िया चिश्ती साहब के तमाम क्लेम्स जो है वो रिजेक्ट कर दिए गए। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है जो पिछले कई सालों से जो है वो हमारी मीडिया की जीनत भी जो है बनता रहा है, लेकिन इसकी चंद जो चीज़ें मेरी ओपिनियन में जो फैक्चुअली सामने आई हैं, सोचा आपके साथ भी जो है वो शेयर की जाए। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।